गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नैतिक शिक्षा की कक्षा है। आज नैतिक शिक्षा की कक्षा है और राष्ट्रभाषा हिंदी हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी की क्या विशेषता है, हिंदी की क्या दशा है हमारे राष्ट्र में, इसकी चर्चा हम करेंगे। यह पाठ हिंदी भाषा से संबंधित है और इसके बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी किसी राष्ट्र के समस्त देशवासियों में सच्चा प्रेम, संगठन और एकता की भावना को भरने के लिए राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। इस बात से कोई बुद्धिमान इनकार नहीं कर सकता। जहाँ लोग एक दूसरे की बात को समझ नहीं सकते, वहाँ उनमें परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना उत्पन्न होना असंभव है। भारत की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हो जिसे हम पूर्णतया अपनावें और जिसका प्रसार समस्त राष्ट्रवासियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए करें। इस नियम पर भारत की संविधान सभा में गंभीरता पूर्वक विचार किया गया। अंत में 14 सितंबर 1949 को यह निश्चय किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत के संविधान निर्माण में काल में देश की सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। सभी इस पक्ष पर एक मत थे कि अंग्रेजी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसके पश्चात प्रश्न उठा कि हिंदी के किस रूप को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाए, संस्कृत निष्ठ रूप को या हिंदुस्तानी रूप को। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। संस्कृत निष्ठ रूप वैसी हिंदी जिसमें तत्सम शब्द हो और हिंदुस्तानी रूप में अन्य भाषाओं के भी शब्द संस्कृत में हिंदी भाषा में हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। कोई निर्णय न हो पाने की स्थिति में मतदान हुआ। हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप एकदम से विजयी हुआ। यह एक मत गुरुमुख सिंह मुसाफिर का था, जिन्होंने अपना हाथ बाद में खड़ा किया था। इस एक मत को कुछ साल बाद पराजित महारथियों ने इस रूप में प्रचारित किया कि हिंदी तो एक मत से जीती थी, यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनती। यही ज्ञानी गुरुमुख सिंह जी हिंदी के पक्ष में अपना मत न देते यदि, तो हम देखते कि हिंदी बने रहने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। महर्षि राजर्षि टंडन और केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी, महर्षि दयानंद, फिर हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह, वे सभी हिंदी के पक्षधर थे। हिंदी राष्ट्रभाषा बनने से हमारी एकता समरूपता बनी रहती है। तो राजर्षि टंडन अंग्रेजी को 15 वर्ष की छूट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। उन दिनों कांग्रेस पर उनकी पकड़ भी नेहरू जी से अधिक थी। नेहरू जी 10 वर्ष अंग्रेजी बनी रहने का हठ करने लगे। इधर टंडन जी टस से मस न हो रहे थे। ऐसे में बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा नेहरू की 10 साल अंग्रेजी बने रहने की हठ मान लेने की प्रार्थना की और कसम खाकर कहा कि हम 15 साल के बाद अंग्रेजी को और छूट नहीं देंगे। तब टंडन जी की
नेहरू जी की हट मानने को राजी हो गए और अंग्रेजी को 15 साल की छूट दे दी गई। ये 15 साल सन 1965 में पूरे होते, किंतु इससे पूर्व राजर्षि टंडन और बाल कृष्ण शर्मा नवीन नहीं रहे। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। अकेले सेठ गोविंद दास बचे। नेहरू जी ने सन 1960 में सन 65 के बाद अंग्रेजी बनी रहने का विधेयक लोकसभा में पास कराया और समस्त कांग्रेसी सदस्यों को इसके पक्ष में मतदान करने का सचेतक भी जारी कराया। अकेले सेठ गोविंद दास ने उनकी प्रतिज्ञा का विचार करके इस सचेतक से छूट दी गई। सेठ गोविंद दास ने इस विधेयक का डट कर विरोध किया, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका राजर्षि टंडन को थी, अर्थात अंग्रेजी ही बनी रह गई और हिंदी को वह स्थान उस समय से ही प्राप्त नहीं हो सका। वास्तव में हिंदी सारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने यह प्रमाण पूर्वक सिद्ध किया कि सारे भारत के मठों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों का हिसाब किताब, चाहे ये पूर्व के हो या दक्षिण या पश्चिम के, आज से 2000 साल पहले ही भी हिंदी में ही प्रचलित था। वह सारे देश की संपर्क भाषा थी। संत सिपाही दशमेश गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता का स्वप्न संजोए हुए थे। वे इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए थे। गुरुजी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जो जयघोष प्रदान किया वह भी हिंदी में था। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। गुरुजी का दशम ग्रंथ भी जफरनामा को छोड़कर हिंदी में ही है। महर्षि दयानंद ने गुजराती होते हुए भी हिंदी को अपनाया और अपने ग्रंथ हिंदी में लिखे। उन्होंने हिंदी को आर्य भाषा के रूप से पुकारा और सभी देशवासियों को इसे पढ़ने की सलाह दी। इसके पश्चात आर्य समाज ने हिंदी के पक्ष में बहुत कुछ किया। उन्होंने क्या क्या किया? आर्य समाज ने हिंदी के प्रचार के लिए अनथक कार्य किए। हिंदी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाली। दक्षिण भारत, फिजी, मॉरिशस, अफ्रीका इत्यादि में भी आर्य समाज के प्रचारकों ने हिंदी प्रसार में बड़ा काम किया। हिंदी के साहित्य के निर्माण के कार्य में आर्य विद्वानों का बहुत ही प्रशंसनीय भाग रहा है। इनमें से बहुतों को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक और केंद्रीय प्रादेशिक सरकारों ने पुरस्कार प्राप्त हुए। इन आर्य समाजियों को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए क्योंकि वे हिंदी के प्रचार प्रसार में देश के अलावा विदेशों में भी अथक प्रयास किया। यह तथ्य भी नहीं भुलाया जा सकता कि महर्षि दयानंद से हिंदी में बोलने तथा लिखने का अनुरोध बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया था। उन दिनों बंगाल में हिंदी के लिए आंदोलन चल रहा था। वहां से देवनागर नाम का जो पत्र निकलता था वह हिंदी के साथ देवनागरी का भी प्रचार करता था। बंगाल के लिए भी वह देवनागरी लिपि चाहते थे। स्वामी दयानंद उस समय तक संस्कृत में बोलते थे। इस अनुरोध के बाद वे हिंदी में बोलने लगे। हिंदी किसी एक क्षेत्र की भाषा न होकर समूचे देश की भाषा है। यदि हम चाहते हैं कि संसद में समूचे राष्ट्र की भावनाएं व्यक्त हो, हमारा लोकतंत्र गूंगा न रहे, हम दूसरे देशों के ज्ञान की जूठन को ही सब कुछ न समझते रहें, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए बिना कोई चारा नहीं। इसके साथ इसकी छोटी बड़ी बहनों का भी
सम्मान बढ़ाना होगा, किंतु अंग्रेजी की कुर्सी उल्टाए बिना यह सब संभव नहीं है। अतः अंग्रेजी हटाओ, स्वदेशी भाषाएं अपनाओ, यह भावना जन जन के हृदय में उत्पन्न करनी होगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। देश के आजाद होने पर बीबीसी लंदन के अधिकारी गांधी जी ने ऐसा संदेश लेने पहुंचे थे जिसे वे रेडियो पर सुनाना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने कोई संदेश नहीं दिया। उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अंग्रेजी जानता है। गांधी जी तो कहा करते थे कि यदि मेरे हाथ में देश की बागडोर होती तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों के तैयार किए जाने का इंतजार न करता। विद्वत शिरोमणि डॉक्टर रघुवीर की मान्यता थी कि जब तक भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रयोग होगा तब तक भारतीय जनता और भाषाएं एक दूसरे के समीप नहीं आ सकेंगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मेरा यह सुनिश्चित मत है कि विदेशी भाषा के अनिवार्य रहते हमारे शिक्षार्थियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विकास नहीं हो सकता। आज कहने को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल पा रहा जिसकी वह अधिकारिणी है। हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। अब यहाँ हम प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करें। पहला प्रश्न है कि राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट देना क्यों नहीं चाहते थे। इसका उत्तर यह है कि यदि वह छूट दे देते तो अंग्रेजी ही बनी रह जाती और अंग्रेजी का ही आधिपत्य रह जाता हमारे पूरे देश में, और वही हुआ। आज देश में हिंदी को जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। आज कहने को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु उसे वह स्थान प्राप्त नहीं है जिसकी वो अधिकारिणी है। हिंदी भारतीयों की भावात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में, यह इसका तो अभाव ही है, इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। यह भारत की आत्मा है। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए क्या किया। गुरु गोविंद सिंह का जो दशम ग्रंथ था वह हिंदी में उन्होंने लिखा, और उनका जो जयघोष था वह भी हिंदी में था। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। चौथा प्रश्न है महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया। ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किया। महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आजाद होने का अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया। उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह अंग्रेजी में भाषण नहीं देना चाहते थे, वो हिंदी में भाषण देना चाहते थे, और उस समय में बीबीसी से हिंदी प्रसारण नहीं होता था। और उन्होंने यह भी कहा कि सारी जनता यह जान ले कि महात्मा गांधी अंग्रेजी भी, यह जान ले कि महात्मा गांधी अंग्रेजी भी जानते हैं। अर्थात उन्होंने हिंदी का ही साथ दिया और वो हिंदी में ही अपना भाषण देना चाहते थे, अपना संदेश देना चाहते थे।